हाय, गुलशर अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट द सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट में आपको सॉलिड स्टेट के बारे में बता दिया गया था और टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में बता दिया गया था, ठीक है ना। तो उसमें कुछ रह गया था टाइप्स में, जो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे, ठीक है ना। द सॉलिड स्टेट का पार्ट 2 पढ़ेंगे। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना, और बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है ना। देखते हैं अब आयनिक सॉलिड पे पार्ट 1 में हो गया था, यहाँ पे पार्ट 2 में अब है कोवेलेंट सॉलिड। ये तीसरा टाइप है, इनके थर्ड टाइप है। कोवेलेंट सॉलिड्स क्या होते हैं? कोवेलेंट सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिनके अंदर जो स्ट्रक्चरल यूनिट यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो एटम्स होते हैं, ठीक है ना। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है ना। सेम टाइप के एलिमेंट के जो एटम्स हैं या डिफरेंट टाइप के एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो एक साथ कंबाइंड होते हैं, लेकिन कंडीशन है उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है ना, वो सिमिलर होती है, सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं वो सॉलिड्स जिसके अंदर सेम टाइप ऑफ एलिमेंट के एटम्स या डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स के एलिमेंट के एटम्स जो हैं वो, लेकिन सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले जो एटम्स हैं वो आपस में क्या होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच होते हैं, ठीक है ना। कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच होते हैं, ठीक है ना, कोवेलेंट लिंकेज से अटैच होते हैं। तो वो सॉलिड्स जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स होते हैं, ठीक है ना, और वो एटम्स होते हैं सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले और जो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, इनके कोवेलेंट लिंकेज से आपस में अटैच्ड होते हैं, ठीक है ना। और इनकी जो लिंकेज टेंडेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को हम नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। नेटवर्क सॉलिड्स भी कहा जाता है इनको, ठीक है ना, नेटवर्क सॉलिड भी इनको कहा जाता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए जैसे डायमंड हो गया, ठीक है, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड है, सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है ना। तो ये तो हो गया कोवेलेंट सॉलिड। अब नेक्स्ट है मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड में जैसे है तो क्या होंगे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे यानी कि जो स्ट्रक्चरल यूनिट होंगी वो होंगे मेटल एटम्स, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होंगे? मेटल एटम्स। तो मेटालिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं यानी कि जो स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं वो क्या हैं? वो मेटल एटम्स हैं, ठीक है ना। और मेटल एटम्स क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। रिलीज करने के बाद क्या होते हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्रीली मूव करते हैं। और इलेक्ट्रॉन जब फ्रीली मूव करेंगे तो क्या हो जाता है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं। मतलब एक मान के चलो जो इलेक्ट्रॉन्स का एक समुद्र सा है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो फ्रीली मूव करते हैं। और जो मेटल्स हैं वो कैटायन में यानी कि पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये मेटल आयंस जो हैं, मेटल आयंस आपस में मेटालिक बॉन्ड्स हैं, ठीक है ना, मेटालिक बॉन्ड से अटैच्ड हो जाते हैं, ठीक है ना। और जो अट्रैक्शन है इनका वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से जो मेटल है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हार्ड होती हैं, ठीक। एग्जाम्पल के लिए जैसे सिल्वर हो गया, ठीक है ना, आयरन हो गया, कॉपर है, ठीक, कॉपर है, जिंक है, ठीक है ना, और भी बहुत सारे मेटल्स हैं, ठीक, 88 मेटल्स। तो ये क्या होता है? ये मेटालिक सॉलिड होता है, ठीक। इसी में अगला टॉपिक है स्पेस लैटिस, ठीक। इसमें अगला टॉपिक है स्पेस लैटिस। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस नेक्स्ट टॉपिक है स्पेस लैटिस। अब स्पेस लैटिस क्या होता है? जो कोई भी सॉलिड है, सॉलिड के अंदर क्या होता है? कोई भी क्रिस्टल लैटिस होता है, ठीक है ना, क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस होता है। अब स्पेस लैटिस क्या होता है कि कोई भी सॉलिड है उसके अंदर क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, चाहे वो एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो या आयंस हो,
वो क्या होंगे, एक सिस्टमेटिक तरीके से एक पैटर्न में अरेंज होंगे, ठीक है ना। तो उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को एक सिस्टमेटिक तरीके से जब अरेंज किया जाता है तो एक क्या है, एक लैटिस बन जाता है, ठीक है ना, एक लैटिस बन जाता है। तो उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस का एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, ठीक है, इन ए लैटिस। तो किसी भी लैटिस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट कहलाता है स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस क्या कहते हैं उसको, स्पेस लैटिस कहा जाता है, या इसको हम क्रिस्टल लैटिस भी बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस, ठीक। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी कि किसी भी क्रिस्टल में एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस का एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को कहा जाता है स्पेस लैटिस, ये क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है। और 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को तो कहा जाता है स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। और उस लैटिस के अंदर जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स या जो आयंस होते हैं, मतलब जो स्ट्रक्चरल यूनिट्स होती हैं, उनको हम पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट से। एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस को हम पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं और इन पॉइंट्स को कहा जाता है लैटिस पॉइंट। इनको कहा जाता है लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट या स्पेस पॉइंट, स्पेस पॉइंट, ठीक है ना। अब जैसे मैंने ये मान लिया, सपोज कर लिया एक यूनिट सेल है, ठीक, यूनिट सेल है, ठीक, एक यूनिट सेल है, ठीक है ना। यहाँ पे एटम्स हैं यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। ये एक ही मैंने बनाई है यूनिट सेल। तो ये क्या है, एटम्स यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। तो इसी तरीके से एक यूनिट सेल है, बहुत सारे यूनिट सेल एक साथ मिलेंगे, क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा। तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को तो कहा जाता है स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। और ये एटम्स जो होते हैं यानी कि जो एटम्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं, उनको हम पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, उन पॉइंट्स को कहा जाता है लैटिस पॉइंट, ठीक है ना। ये जो है ये लैटिस पॉइंट है, ठीक है, ये क्या है, लैटिस पॉइंट्स हैं 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में, ठीक है ना। तो ये हो गया स्पेस लैटिस, ठीक। अब इसी में आता है यूनिट सेल। क्या है, यूनिट सेल, यूनिट सेल, यूनिट सेल। यूनिट सेल जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यूनिट सेल में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने वाले हों या साइड या रेडियस वगैरह, कुछ भी मतलब आप पूछ सकता है बहुत सारा। तो उसमें से ये यूनिट सेल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यूनिट सेल क्या है, यूनिट सेल, तो यूनिट सेल क्या है, यूनिट सेल एक स्मॉलेस्ट ग्रुप है, ठीक है ना। तो जो लैटिस पॉइंट होते हैं, ये जो लैटिस पॉइंट है, इन लैटिस पॉइंट का एक स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है, ग्रुप होता है, ठीक है ना। तो किसी भी लैटिस के अंदर, ठीक है ना, लैटिस पॉइंट का एक 3 डायमेंशनल ग्रुप, जिसको हम रिपीट करके यानी कि जिसको हम बार बार रिपीट करके किसी भी क्रिस्टल लैटिस को बना सकते हैं, उस स्मॉलेस्ट यूनिट को कहा जाता है यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या हुई, लैटिस पॉइंट का एक स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट, ठीक है ना। तो लैटिस पॉइंट्स का एक स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल ग्रुप, ठीक है ना, जिसको हम रिपीट करके, ठीक है ना, जिसको हम रिपीट करके किसी भी क्रिस्टल लैटिस को, किसी भी हम क्रिस्टल लैटिस को बना सकते हैं, ठीक है ना, जिसको हम बार बार रिपीट करके किसी भी क्रिस्टल लैटिस को बना सकते हैं। अब जैसे कोई भी रूम है, मतलब कोई भी घर बना हुआ है, उसके अंदर जो वॉल्स होती हैं, वॉल्स के अंदर क्या होती हैं, ब्रिक्स यानी कि ईंटें लगी हुई होती हैं, ठीक है ना, ब्रिक्स लगी हुई होती हैं। तो वो ब्रिक्स यानी कि ईंट क्या है, वो ब्रिक्स है एक स्ट्रक्चरल यूनिट, ठीक है ना, वो स्ट्रक्चरल यूनिट है, मतलब उसको यूनिट सेल हम कह सकते हैं। वॉल्स यानी घर के अंदर जो ईंट्स लगी होती हैं, ब्रिक्स लगी हुई होती हैं, उनको हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, उनको हम यूनिट सेल कह सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, सेम साइज रहता है हर ईंट का यानी कि ब्रिक्स का, उसको हम क्या करते हैं, बार बार रिपीट करके
किसी भी वॉल को, किसी भी घर को, किसी भी रूम को बना सकते हैं। तो वहाँ पे जब घर बनेगा तो वहाँ पे क्या होगा, जो ईंट है, जो ब्रिक्स है, वो है एक स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको बार बार रिपीट करके किसी भी घर को या दीवार को बना सकते हैं। सेम उसी तरीके से किसी भी सॉलिड के अंदर जो लैटिस पॉइंट होते हैं, लैटिस पॉइंट का एक स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल एलिमेंट होता है, जैसे ईंटों का होता है, उसको बार बार रिपीट करके, जैसे ईंट को बार बार रिपीट करके दीवार को बना सकते हैं, मतलब क्रिस्टल लैटिस को बना सकते हैं। तो लैटिस पॉइंट का 3 डायमेंशनल स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल एलिमेंट इसको रिपीट करके किसी भी क्रिस्टल लैटिस को बनाया जा सकता है। उस स्मॉलेस्ट यूनिट को कहा जाता है यूनिट सेल, ठीक है, उसको कहा जाता है यूनिट सेल। ये यूनिट सेल है, क्या है ये, यूनिट सेल, ठीक है, यूनिट सेल है। तो ये यूनिट सेल है। ये यूनिट सेल, ये क्या है, लैटिस पॉइंट है, क्या है ये, लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस, ठीक है। तो ये क्या हो गई, यूनिट सेल हो गई, ठीक। तो ये यूनिट सेल है। अब ये भी यूनिट सेल है और भी है। ये एटम जो है वो सेंटर में है, ये भी एक यूनिट सेल है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, ये फेजेस हैं, एक फेज सेंटर में यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा एटम, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक फ्रंट में होगा और एक बैक साइड में होगा, ठीक है ना। ये भी एक यूनिट सेल है। और भी है कि जो यूनिट सेल है, अभी टाइप्स पढ़ाऊंगा मैं तो पता लगेगा, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। अपोजिट फेजेस हैं। तो यूनिट सेल होगी, यूनिट सेल क्या होगी, लैटिस पॉइंट्स का एक स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जिसको रिपीट करके किसी भी क्रिस्टल लैटिस को हम बना सकते हैं। इसको बार बार रिपीट करके किसी भी क्रिस्टल लैटिस को बना सकते हैं, उसको कहते हैं यूनिट सेल। तो ये बात हो गई यूनिट सेल की। अब है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, यहाँ से आगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अब टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में क्या होता है, जो यूनिट सेल होती हैं 4 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। यूनिट सेल जो है वो कितने टाइप्स की होती हैं, 4 टाइप्स की होती हैं यूनिट सेल, ठीक है ना। फर्स्ट है प्रिमिटिव यूनिट सेल, या इसको हम बेसिक यूनिट सेल भी बोलते हैं, बेसिक यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल ये बेसिक यूनिट सेल होती है। सेकंड होती है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है ना, 2 हो गई। थर्ड है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और फोर्थ है एंड सेंटर्ड या इसको साइड सेंटर्ड भी बोलते हैं, एंड सेंटर्ड या साइड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो जो यूनिट सेल है वो 4 टाइप की होती है। एक तो प्रिमिटिव, ये बेसिक यूनिट सेल, सेकंड है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और ये है एंड सेंटर्ड और साइड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको हम क्यूबिक यूनिट सेल भी बोलते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है ना, सीसी। ये फेस सेंटर्ड है, इसको हम बोलते हैं FCC, फेस सेंटर्ड यूनिट
सेल, और ये है बॉडी सेंटर्ड, इसको हम बोलते हैं BCC, ठीक है ना, BCC, और इसको बोलते हैं हम ECC, ठीक है ना, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये तो हो गए टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। अब बात आती है प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होती हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होती है, और एंड सेंटर्ड या साइड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होती है, इनके बारे में, ठीक है। तो इसको मैं मिटा दूँ। ठीक है, अब प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है। प्रिमिटिव यूनिट सेल वो यूनिट सेल होती है जिसमें, अब जैसे ये है, ये मैंने यूनिट सेल बनाया, ये कोई यूनिट सेल है, ठीक है ना, और यूनिट सेल है, कितने कॉर्नर्स होंगे, 8 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है ना। कोई भी क्यूब है, एक क्यूबॉइड है, कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। और ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस भी कह सकते हैं, ठीक है ना, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस भी कह सकते हैं, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस हो सकते हैं। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल या बेसिक यूनिट सेल क्या होती है, वो यूनिट सेल जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी कि एटम्स जो हैं वो यूनिट सेल के सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, यूनिट सेल के सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, उन यूनिट सेल को कहा जाता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है ना। तो दोज यूनिट सेल्स इन विच एटम्स यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स of the unit cell, those unit cell are known as primitive or basic unit cells, यानी कि वो यूनिट सेल जिसमें constituent particles यानी कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस जो हैं वो सिर्फ यूनिट सेल के सिर्फ 8 के कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं एटम्स, उनको कहा जाता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। तो सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, उनको कहा जाता है प्रिमिटिव यूनिट सेल। सेकेंड है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होता है ये वाला, ठीक है ना। मतलब क्या है, इसको मैं दोबारा ड्रॉ कर दूँ। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, कोई भी क्यूब है या क्यूबॉइड है, उसके 6 फेजेस होते हैं, क्यूब या क्यूबॉइड के 6 फेजेस होते हैं, ठीक है ना। कितने फेज होते हैं, 6 फेज होते हैं, ठीक। तो क्यूब या क्यूबॉइड के 6 फेजेस होते हैं, तो यहाँ पे भी 6 फेज होंगे। तो क्या था भाई, यूनिट सेल्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी कि एटम्स सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे, सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे, तो क्या हो गया प्रिमिटिव यूनिट सेल। लेकिन कॉर्नर्स के साथ साथ जो स्ट्रक्चरल यूनिट्स यानी कि जो एटम्स है कहाँ पे प्रेजेंट हो, फेजेस पे प्रेजेंट हो, है ना, एट द सेंटर ऑफ द फेजेस, ठीक है ना। तो वो यूनिट सेल जिसमें एटम्स जो हैं वो 8 कॉर्नर्स के साथ साथ यानी कि कॉर्नर्स के साथ साथ हर एक फेज के सेंटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फेज मतलब एक ही फेज है, इसके सेंटर में होगा एक एटम, है ना, एक ही फेज है, इसके सेंटर में होगा एक ही फेज है, इसके सेंटर में होगा एक इधर फेज होगा, इसके सेंटर में होगा एक फ्रंट वाला है और एक बैक साइड वाला फेज है, क्योंकि कोई भी क्यूब है उसके 6 फेजेस होते हैं, ठीक है ना, एक लेफ्ट, एक राइट, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक फ्रंट, एक बैक, ठीक है ना। तो दोज स्ट्रक्चरल यूनिट्स इन विच एटम्स जो हैं वो कॉर्नर्स के साथ साथ यानी कि 8 के कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगे, लेकिन हर एक फेज के सेंटर के अंदर भी वो प्रेजेंट होगा। 6 के 6 यानी कि 6 के 6 फेजेस के सेंटर में प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो कॉर्नर्स के साथ साथ 6 के 6 फेजेस के सेंटर में भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उसको कहा जाता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है ना। थर्ड है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा भाई, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस कहाँ पे होंगे, वो तो कॉर्नर्स पे तो होंगे, ठीक है ना, कॉर्नर्स पे तो होंगे, लेकिन कॉर्नर्स के साथ साथ कहाँ पे होंगे, बॉडी के सेंटर में, ठीक है ना, बॉडी के सेंटर में। और बॉडी का सेंटर कितना होगा, तो अगर
यूनिट सेल है और कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है सारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस, तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया प्रिमिटिव यूनिट सेल। और प्रिमिटिव में अगर 6 के 6 फेजेस के सेंटर में लगा दो तो फेज सेंटर्ड, और प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या हो गया, कॉर्नर्स पे है, और कॉर्नर्स के साथ साथ उस यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर में, बॉडी का सेंटर क्या हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, बॉडी के सेंटर में भी एटम प्रेजेंट होगा, उसको कहा जाता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। यानी वो यूनिट सेल जिसमें एटम्स जो हैं कॉर्नर्स के साथ साथ, कॉर्नर्स के यानी कि 8 के 8 कॉर्नर्स के साथ साथ उस यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर के अंदर भी प्रेजेंट होता है, उन यूनिट सेल को कहा जाता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव में क्या था, 8 के 8 कॉर्नर्स पे था तो प्रिमिटिव। फेज सेंटर्ड था, 8 के 8 कॉर्नर्स के साथ साथ 6 के 6 फेजेस के सेंटर में, यानी कि 6 के 6 जो फेज हैं उनके सेंटर में प्रेजेंट होगा तो फेज सेंटर्ड, और कॉर्नर्स के साथ साथ बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होगा तो बॉडी सेंटर्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट है एंड सेंटर्ड या साइड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड और साइड सेंटर्ड जो होता है, तो अब भाई यूनिट सेल होगी तो कॉर्नर्स पे तो एटम्स प्रेजेंट होंगे, एंड सेंटर्ड होगी तो कॉर्नर्स पे तो एटम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। तो अगर यूनिट सेल है तो 8 के कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे, चलो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हो गए, ठीक, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हो गए, लेकिन कॉर्नर्स पे तो सिर्फ प्रिमिटिव में होते हैं, और अगर बॉडी के सेंटर में लगा तो बॉडी सेंटर। यहाँ पे क्या है, एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड का मतलब है ओपोजिट फेजेस में, ठीक है ना, ओपोजिट फेजेस में, ठीक है ना, ओनली वन साइड ऑफ फेजेस। तो वो यूनिट सेल जिसमें एटम्स जो हैं वो 8 के 8 कॉर्नर्स के साथ साथ ओपोजिट फेजेस में, ठीक है ना, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यानी कि ओपोजिट फेजेस पे, ओनली वन साइड ऑफ फेजेस, ठीक है ना, यानी कि ओपोजिट फेजेस पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स के साथ साथ ओपोजिट फेजेस पे प्रेजेंट होंगे, उनको कहा जाता है एंड सेंटर्ड या साइड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है ना। तो ये तो हो गया यूनिट सेल और टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अब इसके आगे हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या रिवाइज कर लो, ठीक है ना, देखो इसको। पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल का मतलब है जो यूनिट सेल है उसमें जो लेंथ ब्रेथ हाइट है, मतलब उसकी जो साइड्स हैं, मतलब एजेस हैं, और साइड्स के बीच के जो एंगल हैं अल्फा बीटा गामा, ठीक है, वो है पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। अब ये कोई यूनिट सेल है, ठीक है, ये कोई यूनिट सेल है और इस यूनिट सेल की जो साइड्स हैं, ठीक है ना, जो साइड्स हैं, सपोज कर एक ये साइड है, ये वाली, एक ये साइड है और एक ये साइड, ठीक है ना। इसको सपोज कर लिया मैंने ए, इसको सपोज कर लिया बी, और ये साइड हो गई सी, ठीक है ना। तो ये है साइड्स, साइड्स मतलब एज, साइड्स क्या हो गई, ए बी और सी क्या हो गई, साइड्स हो गई। अब एंगल्स बिटवीन द साइड्स, ठीक है ना। अब ये ए और बी है, ए और बी का जो एंगल है सपोज कर लिया मैंने गामा हो गया, बी और सी के बीच का जो एंगल है सपोज कर लिया मैंने अल्फा, और ए और सी के बीच का जो एंगल है वो सपोज कर लिया बीटा। यानी कि जो साइड है ए और सी, इनके बीच में एंगल हो गया बीटा, ए और बी के बीच में जो एंगल हो गया वो हो गया एंगल गामा, और सी और बी, साइड सी और बी के बीच में जो एंगल है वो सपोज कर लिया है वो है अल्फा। तो एंगल्स क्या हो गए, एक्सियल एंगल्स हो गए अल्फा बीटा और गामा, ठीक है ना। जो साइड्स हैं ए बी सी और एंगल्स हैं अल्फा बीटा गामा, इनको कहा जाता है पैरामीटर्स ऑफ ए यूनिट सेल, ठीक है ना। एंगल्स और साइड्स को कहा जाता है पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल, सेल के जो साइड्स हैं और एंगल्स हैं, ठीक है ना। अब जो एक साइंटिस्ट थे, मतलब मैथमेटिशियन थे, अगस्ट ब्रेवियस थे, इन्होंने 1850 में, एक मैथमेटिशियन थे अगस्ट ब्रेवियस, 1850 में इन्होंने जो है जो यूनिट सेल्स थी, यूनिट सेल्स को टोटल 7 टाइप्स में डिवाइड किया था कि जो यूनिट सेल है वो 7 टाइप्स की होंगी, ठीक है ना, 7 टाइप्स की होंगी। तो उन 7 टाइप्स की यूनिट सेल को कहा गया था ब्रेवियस लैटिस या 7 क्रिस्टल सिस्टम, ब्रेवियस लैटिस या 7 क्रिस्टल
सिस्टम, ठीक है ना। तो ब्रेवियस लैटिस 7 क्रिस्टल सिस्टम क्या था, जो अगस्त ब्रेवियस ने जो यूनिट सेल थी टोटल उनको 7 टाइप्स में डिवाइड किया था, उसको कहा जाता है द 7 क्रिस्टल सिस्टम और ब्रेवियस लैटिस, ठीक है ना। तो याद रखने के लिए लिख लेना CTORHMT, ठीक है ना, ठीक है ना, CTORHMT, ठीक है ना। ये सी का मतलब है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है ना, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। इसमें क्या होता है, जो क्यूबिक यूनिट सेल जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम होता है, इसमें क्या होगा ABC, यानी कि जो क्यूब होता है उसकी तीनों साइड इक्वल होती है, लेंथ ब्रेथ हाइट में ABC, तीनों साइड्स क्या होगी और डिस्टेंस क्या होगी इक्वल होगी, ठीक है ना। एंगल्स भी क्या हो गए इक्वल हो गए, ठीक है ना, जैसे NaCl KCl कॉपर वगैरह, ठीक। सेकंड है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में क्या होगा, दो साइड्स जो है इक्वल होगी, A और B साइड वो इक्वल है, लेकिन जो थर्ड साइड है C वो इक्वल नहीं है, लेकिन जो एंगल है तीनों अल्फा बीटा गामा वो सारे के सारे क्या हैं 90 डिग्री के होते हैं, ठीक। SnO2 और TiO2 किसमें, टेट्रागोनल में। थर्ड है ये फर्स्ट थी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। जो थर्ड है ये है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है, जो एजेस होती हैं ABC या क्रिस्टल सिस्टम की, यानी कि जो यूनिट सेल की जो डिस्टेंस होती है ABCD, वो ABC तीनों कोई सी भी इक्वल नहीं होती, साइड्स इक्वल नहीं होती है, लेकिन एंगल्स इक्वल होते हैं, किसमें, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम में। जैसे BaSO4 हो गया, KNO3 हो गया, या रोम्बिक सल्फर हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में क्या होता है, जो एजेस हैं ABC वो तीनों इक्वल होते हैं, लेकिन जो एंगल्स हैं अल्फा बीटा गामा वो तीनों के तीनों इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है ना, जैसे आइस हो गया, HGS हो गया, ठीक। नेक्स्ट है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या होता है, दो साइड्स यानी कि टू साइड्स A और B टू साइड्स इक्वल होंगे, लेकिन थर्ड साइड जो है वो इक्वल नहीं होती हैं, और इसमें जो एक्सियल एंगल्स हैं वो अल्फा और बीटा दोनों तो 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन जो थर्ड एंगल होता है गामा वो 120 डिग्री का होता है। एग्जाम्पल है जैसे ग्रेफाइट और जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO। नेक्स्ट है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या होता है, मोनोक्लिनिक में कोई भी जो साइड है यूनिट सेल की वो इक्वल नहीं होती, जो एजेस हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन जो एंगल्स हैं अल्फा और गामा वो 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन जो बीटा है वो 90 डिग्री का नहीं होता, डिफरेंट होता है 90 से, ठीक है ना। जैसे जिप्सम हो गया, मोनोक्लिनिक सल्फर हो गया, ठीक है ना, मोनोक्लिनिक का तो मोनोक्लिनिक सल्फर हो गया। नेक्स्ट है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में क्या होता है, जो तीनों के तीनों साइड्स हैं यूनिट सेल की ABC तीनों साइड्स यानी कि जो एजेस हैं वो इक्वल नहीं होते हैं और एंगल भी इक्वल नहीं होते हैं, उनको कहा जाता है ट्राइक्लिनिक सिस्टम। इसे K2Cr2 पोटेशियम डाइक्रोमेट है और ब्लू विट्रियोल है, ठीक। तो ये 7 क्रिस्टल सिस्टम था, ठीक, ये हो गया। अब ये पार्ट 2 में इतना ही है, ठीक, पार्ट 2 में इतना ही है, और अब हम इससे आगे का जो टॉपिक है वो पार्ट 3 में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।